नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वोट बैंक, दरअसल ये जो बैंक है इसी से वो इनकम होती है जो सत्ता तक पहुंच जाती है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन पर सियासी बवाल है क्योंकि वोट बैंक का सवाल है और सवाल यही है, क्या किसी संस्था को इतने अधिकार दे दिए जाएं कि उसके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट भी उंगली ना उठा सके, या फिर उस संस्था के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कोई सुनवाई नहीं कर सकता। ये कहां का न्याय है? ऐसे अधिकारों और शक्तियों पर केंद्र सरकार अगर एक संशोधित बिल लेकर आ रही है तो उसको लेकर बवाल क्यों है? क्योंकि लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया जिसका कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। किसी ने इसे संविधान पर हमला बताया तो किसी ने मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताई। फिर भी सवाल यह है कि गरीब और महिलाओं को अधिकार देने में भला किसको क्या तकलीफ है? क्या विपक्ष को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? ऐसा नहीं है कि पहली बार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है। याद कीजिए 1964 का वो दौर जब 54 के अंदर नेहरू सरकार वक्फ बोर्ड का गठन करती है, तब से लेकर अब तक कई बार संशोधन हुए और वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित यानी कि अनलिमिटेड अधिकार दे दिए। तो 2013 में इन्हीं हदों को पार करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार देते हुए और ज्यादा मजबूत कर दिया। यहां तक कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को करोड़ों की 123 संपत्तियां गिफ्ट में दे दी गई। तो क्या ये सब अपना वोट बैंक मजबूत करने की चाल थी? और आज भी क्या यही हो रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। ये बिल विश्वासजनक नहीं है, इस बिल का हम विरोध करते हैं। आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया। वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। चलिए सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार ने क्या कुछ कहा है। दरअसल इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, किसी में भी धार्मिक बॉडी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, न ही संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है। जो बदलाव किए गए हैं, किसी का हक छीनना तो दूर, जिनको हक नहीं मिला उनको हक देने के लिए बिल लाया गया। महिलाओं, बच्चों और मुस्लिम समुदायों में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक मौका नहीं मिला, उनको जगह देने के लिए बिल लाया गया। 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया जिसकी वजह से अमेंडमेंट लाए गए। 1995 में जो प्रावधान लाए गए थे उनका कई लोगों ने अलग अलग असेसमेंट किया है। कई कमेटियों और लोगों ने इसका अध्ययन किया और जिस उद्देश्य के लिए बिल लाया गया था वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है। 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि सारा वक्फ बोर्ड मुतालविस के कब्जे में चला गया है, जिसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जाने चाहिए। वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट का प्रॉपर सिस्टम नहीं था, जिसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए। सुधारों की वकालत की गई है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में 2005 में सच्चर कमेटी गठित की गई। मुस्लिमों के वेलफेयर के लिए गठित की गई रिपोर्ट के बारे में सबको पता है। सच्चर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है उसमें पहला वार्षिक आय से जितना वक्फ की प्रॉपर्टी से है, 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज में सिर्फ 100 करोड़ के आसपास की आमदनी जनरेट होती दिखाई गई। और यह किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं की जाती, क्योंकि सिफारिश की गई थी कि उस समय 12,000 करोड़ रुपए साल के मिलते थे, यानी इतनी मार्केट वैल्यू कहीं अधिक होने की संभावना थी। दूसरी सिफारिश सच्चर कमेटी की यह कि जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं वो काफी नहीं है, उसमें ज्यादा सदस्य होने चाहिए। 2 महिला संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी भी उसमें आना चाहिए। जो बिल पेश कर रहे हैं वो उसी सच्चर कमेटी के हिसाब का बिल है। लेकिन बिल को लेकर किसने क्या क्या कहा है, किस तरीके से जमकर राजनीति हो रही है, यह भी जरा समझिए। कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि बिल महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के लिए खास है। वहीं जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यह बिल संघीय व्यवस्था पर हमला है, यह सरकार मुसलमानों के दुश्मन है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है।
यह आर्टिकल 30 का सीधा उल्लंघन है, यह डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा। विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को टारगेट कर रहा है, यह भी कनिमोझी ने कहा। सरकार बिल वापस ले या फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे, सुप्रिया सुले ने कहा। यह सोची समझी राजनीति के तहत पेश किया गया, यह अखिलेश यादव ने कहा। सरकार सिविल कोड के अधिकारों का हनन करना चाहती है, टीएमसी ने कहा। और बिल के माध्यम से सरकार हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है, यह भी टीएमसी ने कहा। लेकिन जितनों ने कहा उन सबका एक कोर वोट बैंक मुस्लिम वोटर है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खानुखान बुधवाली जी जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन हैं वक्फ राजस्थान बोर्ड के। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी जुड़ गए हैं। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएस अली अधिवक्ता हैं हमारे साथ। और इसके साथ हम आगे चलकर असगर अली साहब को भी जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन शुरुआत करते हैं डॉक्टर खानुखान बुधवाली जी आपके साथ। आपको क्या लग रहा है कि सर इस पूरे बिल के जरिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं या जो उनके अधिकारों का हनन करती है? ऐसा क्या है इसमें सर? विजेंद्र जी, यस सर। केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 जो है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने एक 17 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसके सांसद जो महाराष्ट्र से शिवसेना के थे वो उसके चेयरपर्सन थे। उस कमेटी के अमेंडमेंट के बाद 2013 में जो आई, और उसमें अब जो नया जो अमेंडमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ला रही है, उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि इस वक्फ बोर्ड के इसको अमेंडमेंट करके इस बोर्ड को खुर्द बुर्द करने का काम है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त जो इनके कमिश्नर या जो किया जाता है, तो फिर रेवेन्यू में कलेक्टर को राइट देने का कहाँ जरूरत पड़ती है? क्योंकि रेवेन्यू में जितनी वक्फ बोर्ड को या देवस्थान को जितना नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जो एक अब राजस्थान की असेंबली में भी बिल आया कि जो देवस्थान की मूल जमीनें हैं उनको वापस लौटा दी जाए। तो 1990 जो 55 के अंदर जो वक्फ की जो लैंड है उसको एक संग्रह बना दिया जाए, उसका चाहे अलग से एक कमिश्नर या ऐसा अधिकारी जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा दिया जाए। लेकिन वो नहीं लगा करके जो अभी सेक्शन 14 और 37 को जो जिस तरह के किया गया, इसकी टाइम लिमिटेशन खत्म करना, और 37 के अंदर ना कि अपील में जाना, ना रेवेन्यू में काम करना, ये चीजें इसका सीओ या इसके 2 मेंबर अलग से नियुक्त करना, ये क्या सम्मानता की बात करते हैं? तो इसमें सम्मानता नजर नहीं आती है। जब वक्फ बोर्ड के अंदर किसी अन्य मजहब के व्यक्ति 2 व्यक्ति आते हैं, तो अन्य क्या डिपार्टमेंट में जो अन्य मजहब है, क्या वहां अकलियत के लोगों का रखने की बात करते हैं? लेकिन कुल मिलाकर के जो सामान्य जो न्यायालय के जो डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ लगते हैं, जो प्रिंसिपल डीजी होता है, मजहबी व्यवस्था थोड़ी ना होगी सर, देश में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। पहला सवाल। दूसरा ये कि भाई ये किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है कि एक वक्फ बोर्ड कोई फैसला दे, उसको ना आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर पाए, ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर पाए? क्या ये आपको सही लगता है? विजेंद्र जी, शायद आपको इसका नॉलेज, माफ बात सुनो मेरी, मैं आपको शायद इसका नॉलेज, आप यहां गलती कर रहे हो। डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जो ट्रिब्यूनल होता है उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये न्यायालय स्वतंत्र होता है जिसमें सरकार हाईकोर्ट नियुक्त करती है। वक्फ बोर्ड का तो कोई लेना देना ही नहीं होता है। सम्मान्य हाईकोर्ट जा सकता है, सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। इसका इंटरप्रिटेशन आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सरकार इंटरप्रिटेशन गलत कर रही है। सर मैं तो वही कह रहा हूं जो सरकार कह रही है। तो ये बताइए सर, वक्फ बोर्ड काम क्या क्या करता है? सरकार नहीं कर रही है, आप बोल रहे हो कि अपील में नहीं जा। अपील में हर व्यक्ति विजेंद्र जी जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता। वही बोल रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं जा सकता, ये गलत है। मैं कह रहा हूं वक्फ बोर्ड काम क्या क्या करता है? न्यायालय के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड काम क्या क्या करता है? सर, वक्फ बोर्ड का काम और देवस्थान का काम, वक्फ बोर्ड का काम ये होता है कि जो वक्फ की जमीनें होती है, सबसे पहला काम उसका सुरक्षित रखना, इसकी आय से आने वाले गरीब ऐसा ही मजलूम लोगों की मदद करना। तीसरा काम, इसके संबंधित अगर कोई आपके इनकम ऑफ सोर्सेज अगर होता है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा और केरला या हरियाणा या पंजाब में जैसे स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट चलते हैं, वैसे अगर आपकी इनकम ऑफ सोर्स, जैसे यहाँ आने के बाद हमने कुछ हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल भी है, गेस्ट हाउस भी है, मेरे कार्यकाल में हमने निर्माण किया जो सामाजिक हित में कोई भी व्यक्ति। चलिए सर, अब मैं आता हूं मुद्दे पर। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप भी इसका जवाब दें। आपने जो गिनाए हैं उसके हिसाब से तो इस वक्त अकलियत समृद्ध होनी चाहिए, इसके हिसाब तो अकलियत शिक्षित होनी चाहिए, इसके हिसाब से तो अकलियत 4 कदम आगे होनी चाहिए। अकलियत तो सारी पीछे चली गई सर। तो वक्फ बोर्ड ने किया क्या फिर 1954 से? सर 1954 की बात
जितना जो जिस रिसोर्सेज होते हैं, अगर आपके रिसोर्स डेवलप नहीं होते हैं तो जब तक उसको आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे कोचिंग क्लासेज पहले यहाँ चलाई गई है, इंस्टीट्यूट चाहता है कि जब इनकम, मैंने कहा ना, जहां जहां इनकम होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, हरियाणा में इंजीनियरिंग कॉलेज जो चल रही है, तो जहां इनकम होती है निश्चित रूप से विजेंद्र जी इसका डेवलपमेंट सर इनकम किसकी, सर आज जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन से इनकम पैदा करें, वो इनकम, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर होटल्स बना लिया आलीशान, उनकी इनकम, या जो अकलियत के लिए इस्तेमाल हो उनकी इनकम। सच्चर कमेटी कह रही है, सर मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं गलत कह रहा हूं तो कहिएगा सच्चर कमेटी गलत है। सच्चर कमेटी ने सीधा कहा कि असेसमेंट गलत है, रेवेन्यू गलत है, दिखाया गलत, 100 करोड़ दिखाया, होना तो 12,000 करोड़ के आसपास। यहां तक कि जो बैलेंस शीट है, जो ऑडिट है, उसमें भी फर्जीवाड़ा है। सर ऑडिट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, या जो जितने सबको सीए वक्फ बोर्ड नियुक्त नहीं करता है, वहां की संबंधित स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो सीए नियुक्त करता है, उन्हीं से द्वारा ऑडिट। कभी भी वक्फ बोर्ड नहीं करता कि फलां सीए के पास जाओ, सीए स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है, उस जो संभाग में एक सीए होता है उसी से करवाते। अगर गलत है तो सरकार से नियुक्त किया गया सीए डिफाल्टर होता है, नहीं कि वक्फ बोर्ड डिफाल्टर होता है। उस सीए के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बची बात, ये तो केवल जो दिल्ली में, सॉरी बॉम्बे में जो मकान अंबानी जी का जो बन रहा है, केवल हिंदुस्तान की लड़ाई एक मकान के पीछे, इस संविधान को तोड़ मरोड़ के जितना किया गया, अगर 7% जो हमें पहले मिलता था उसमें से इनकम का 1% भारत सरकार को देते हैं, उन्होंने 5% करने को चाहिए। बड़े-बड़े होटल्स भी बने हुए हैं, हम तब मानते हैं कि 50% चल रही है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके हम तो उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सर मैंने मेरे कार्यकाल में विजेंद्र जी, झुंझुनू में, सिक्कर के अंदर, बरसर में, अलवर में जो संपत्ति है वो आजादी के बाद जो मुस्लिम भाई हमारे यहां से पाकिस्तान चले गए थे, जो जमीन यहां रह गई थी, उसको वक्फ बोर्ड को दिया गया। अब मेरा सवाल यह कि इस वक्त जो देश के अंदर पॉपुलेशन है जो लगभग 22.5 करोड़ है, उनका हक है ना उस संपत्ति पर सर। और अगर उनके लिए वेलफेयर के लिए उस संपत्ति का इस्तेमाल हो रहा है, मसलन कहीं पर मकान उनके लिए बना दिए, कहीं स्कूल बना दिए, कहीं अस्पताल बना दिए, कहीं प्लेग्राउंड बना दिए, या किसी और तरीके से उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इस पर आपत्ति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे जोधपुर के अंदर मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन यूनिवर्सिटी चल रही है, सिक्कर में चल रही है, गंगापुर सिटी में चल रही है, कोटा के अंदर चल रही है, हॉस्पिटल आपके भीलवाड़ा में चल रहा है, लाइब्रेरी चल रही है, जोधपुर नागौर के अंदर स्कूल, लाइब्रेरी और मैरिज हॉल्स जो चल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, निश्चित रूप से विजेंद्र जी डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए होना चाहिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए। तो वही तो है सर, इसमें एक भाई सबसे आप ये मानते हैं ना सर, भाई मैंने सुना है कि जो कहा जाता है कि भाई माँ के कदमों में जन्नत है, वो हम कुरान से लेते हैं। अब मेरा सवाल है कि अगर एक बोर्ड के अंदर 2 महिलाएं आ जाएंगी तो महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करेंगी ना अच्छे से? क्या इसका ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि कमेटी का विस्तार हो जाए, ज्यादा लोग होंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे? आप इसमें करेक्शन करें विजेंद्र जी, आप इसमें सम्मानीय करेक्शन जी सर। इसके अंदर 2 महिलाएं आती है, एक शिया और एक सुन्नी, 2 महिलाएं आती है सर, रेगुलर वैसे ही आती है। आप इसमें थोड़ा सा जो है 2 महिलाएं आती है, विरोध किस बात का है? एक शिया महिला होती है, एक सुन्नी आलिम होती है, दोनों आलिमा होती है, उनका रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में होता है। सर विरोध कहां हो रहा है? कौन विरोध कर रहा है महिलाओं का? कोई नहीं कर रहा। नहीं, महिलाओं का विरोध कौन करेगा? बिल आ रहा है तो उसमें विरोध किस बात का है? पहले से ही है, विरोध किस बात? पहले से ही है बोर्ड के अंदर। सर बिल के अंदर वो महिलाएं आ रही, विरोध कौन कर रहा है इसका? तो सर विरोध जी, आप कलेक्टर को जो रेवेन्यू का राइट दे रहे हो बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों सर? तो भ्रष्टाचार का कलेक्टर अपने लिए इस्तेमाल करेगा उस पैसे को? के अंदर अभी 2005 के अंदर एक वक्फ की एक इंस्टीट्यूट है, कानून बुधवाली जी, भाई एक कलेक्टर सुनिए ना सर, एक कलेक्टर जिले का नोडल अधिकारी होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होता है ना सर। और 2000 बाद में लिख के दे रहा है कि ये वक्फ की लैंड नहीं है सर। वो तो सर भारत सरकार का जो कमिश्नर लगा रहे हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी दे रही है। वो भी उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव है, जो रेवेन्यू जो दुरुस्त कर रहा है, रेवेन्यू जो सर्वे करवा रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लगाया हुआ कर्मचारी है, स्टेट गवर्नमेंट का, और वक्फ बोर्ड नहीं लगाता है उसको जी। तो बस वो आपत्ति इस बात की है कि रेवेन्यू कलेक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बस ये कह रहे हैं आप, बाकी सब ठीक है। सर रेवेन्यू में जमीनें खुर्द-बुर्द हो जाएगी, जो जिस तरह के जो कर रहे हैं,
जो जो राइट दे रहे हैं, सीओ का राइट कम कर रहे हैं, कोई भी सीओ लग सकता है। वो तो जो है नीचे ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज प्रिंसिपल होता है, कोई भी मतलब खुर्द-बुर्द का मतलब कोई होटल नहीं बना पाएगा, वक्फ बोर्ड का कोई लेना नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी लेना नहीं होता, अपना मकान नहीं बना पाएगा, अपना होटल नहीं बना पाएगा। 65 साल के व्यक्ति की क्या जरूरत हो गई, रिटायरमेंट व्यक्ति की कहां जरूरत पड़ती है? कौन सर एनओसी लेकर के सब बनाते हैं, अगर नहीं बनाते तो आज हरियाणा, तेलंगाना या पंजाब या जहां जहां डेवलपमेंट हुआ है, राजस्थान में 8-10 एनओसी का मतलब सर मेरे आने के बाद खरीदी जाती है वक्फ बोर्ड से जमीन, डेवलपमेंट से बने ना, वहां के लोगों ने चाहे तभी तो एनओसी मतलब खरीदी जाती है सर वक्फ बोर्ड से। सर एनओसी सर वक्फ बोर्ड के अंदर ये होता है कि बाकायदा नक्शा प्रस्तावित होता है, कमेटी। सर वक्फ बोर्ड में खरीदी आप गलत बोल रहे हैं, खरीदी कहीं नहीं जाती है, बाकायदा 9 सदस्य असेंबली मेंबर भी होता है, पार्लियामेंट मेंबर भी होता है, आरएस भी होता है, एक लॉयर भी होता है, 2 आलिमा होती है जो महिलाएं होती है। जी ठीक है, खानुखान बुधवाली जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए हमने आपको इस पैनल का हिस्सा नहीं बनाया। शुक्रिया हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन प्रताप राव जी, भाई एक बोर्ड अगर अलग से काम कर रहा है, उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए बिल लाया जा रहा है, या इंटेंशनली पूरे वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए बिल लाया जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा विजेंद्र कि आखिर में वक्फ बोर्ड बना क्यों था। खानुखान जी ये बात स्पष्ट नहीं कर पाए क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। वास्तव में इसलिए बनाया गया, जैसे आपने भी कहा, कि ये मुस्लिम संपत्तियां जो थी, जो पाकिस्तान चले गए थे, या यहाँ भी जो धार्मिक कार्यों के लिए जो दान दे दी जाती है, उन सारी संपत्तियों की व्यवस्था के लिए वक्फ बोर्ड बनाए। वक्फ बोर्ड, ये एक समझने की ज़रूरत है, ये एक धार्मिक संस्था नहीं है, ये केवल जो मुसलमान जो धर्मादा जो संपत्तियां हैं उसकी व्यवस्था के लिए एक समिति बनाई हुई है, जो कि गवर्नमेंट के एक्ट से बनी हुई है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई एक समिति है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आई है और उसके कारण क्या हुए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। कि उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए, 95 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2013 में हुआ, उसके कारण क्या घटनाएं घटी, मैं उस पर जाऊँगा जी। एक सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु का एक गाँव, तमिलनाडु के एक गांव का एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी लैंड बेचने जाता है, और जब जाता है तो उसे पता लगता है कि ये जो लैंड है ये तो वक्फ की हो गई है। तो उसने कहा वक्फ की कैसे है, ये तो मेरे पूर्वज यहाँ करते आ रहे हैं। तो पता लगा कि ये पूरा का पूरा गांव वक्फ संपत्ति हो चुका है। और क्यों हो चुका है कि वक्फ ने कहा कि ये आज से 300 साल पहले फलाना नवाब ने वक्फ में कर दी थी, इसलिए वक्फ की संपत्ति है। जबकि वहाँ मंदिर है, वहाँ उस गांव में 1500 साल से लोग रह रहे हैं और पता ही नहीं चला। ये 2013 की शक्तियों की बात बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कह रहे थे कि लैंड का किस तरह से, क्यों कलेक्टर्स को ज़रूरी है। कर्नाटक का मामला आया कि कर्नाटक के मामले में ये आया कि बहुत बड़ी मात्रा संख्या में जो बड़ी लैंड वो कमर्शियल करके दे दी गई, वो किसी मुसलमान को नहीं दी, धनाढ्यों को। ये जिनके बार बार नाम लेते हैं, अंबानी, अडानी और पता नहीं कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई, खुर्द-बुर्द कर दी गई। और जो वक्फ पे जो बैठे थे अधिकारी, उन्होंने पैसे बनाए, अपने जेब में किए, और उन गरीब मुसलमानों की जो संपत्ति थी उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। तीसरा, लखनऊ की एक फातिमा थी, तलाकशुदा थी, अपने बाप के साथ रहती थी, उनके पिताजी की मौत हो गई, संपत्ति वो वक्फ में इंदराज हो गई, यानी कि उसको घर से बेदखल कर दिया गया। उस संपत्ति पे ना उसका ना उसके बच्चों का अधिकार था। तो ये सारी जो बातें हैं, इनको बदलने की बहुत जरूरत पड़ी जी। दूसरी बात यह है कि इस पूरे वक्फ में, बोर्ड में 99% जो रिप्रेजेंटेशन है, केवल वो सुन्नी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है। उसमें ना अहमदिये हैं, ना बोहरा हैं, ना शिया हैं। शिया जरूर 1-2 हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। ऐसे ही महिलाओं का, जिस तरह से महिलाओं की, तो ये सारी जो त्रुटियां दूर करने की जरूरत थी। और जिस तरह से, अच्छा, एक सूरत का और मामला आया। सूरत की तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जब पता चला कि वो तो पूरा का पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वो वक्फ की संपत्ति हो गई है। देखिए, हमें भी जब ये आज से 1.5-2 साल पहले जब ये मामले आने लगे थे, तो हम लोगों ने भी कोशिश की, हमने भी अपनी जो है संपत्ति जांच कराई, कहीं ये वक्फ के पास तो नहीं चली गई है। देश के हर आदमी को ये जांच करने की जरूरत पड़ गई कि ये कहीं वक्फ की संपत्ति तो नहीं है। इतना बड़ा अधिकार वक्फ को दे दिया गया था। वक्फ बोर्ड अगर ये कह देता था कोई किसी भी हालत में कि ये इस तरह से हमारी संपत्ति है, तो उसको चैलेंज उसके ट्रिब्यूनल में ही कर सकते थे, और ट्रिब्यूनल में वो उसमें दस्तावेज और सारे कागज देने का जो जिम्मा है वो जिसकी संपत्ति है उसका था, और उसको प्रूव करना होता था
तब तक वो वक्फ की संपत्ति। लेकिन ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, नहीं कर सकते थे, ट्रिब्यूनल को नहीं कर सकते थे, बिल्कुल ट्रिब्यूनल को आज तक चैलेंज। देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए अभी आपने अधिकार थे अभी आपने खानू खान बुधवाली जी से जो आप पूछ रहे थे, और खानू खान बुधवाली जी ने जो चीज क्लियर करी, और आपने उनसे पूछते समय ये कहा कि भाई इस बात को मैं नहीं कह रहा, मैं यानी फर्स्ट इंडिया नहीं कह रहा, इस बात को मंत्री ने कही थी। तो देखिए हमारे देश के लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मंत्री, जो मंत्री लेवल के लोग हैं या सरकार में बैठे लोग हैं, कानून में बताइए ना, सुनिए ना, आपके बारे में बोलिएगा, आपके बारे में बोलिएगा ना, आपके बारे में बोलिएगा, नहीं थोड़ा चलेगा, थोड़ा चलेगा, थोड़ा चलेगा, नहीं चुप रहिए, इनके मंत्री के आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों की टीवी का हिस्सा है। परुष भारद्वाज जी, परुष भारद्वाज जी, आप चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। आपके परुष भारद्वाज जी, अरे सर अपनी बात कहिए परुष भारद्वाज जी, लेकिन मुझे साथ में ये भी बताइए, क्या जिस संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं वो धार्मिक आधार पर भिन्नता की बात करता है? विजेंद्र जी, मैं आपकी बात का अक्षर से जवाब दूंगा, मेरी बात सुनिए। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो जनता को मीडिया के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि आपको फिर आप इसे बोल रहे हैं, फिर आपकी पोल खुल रही है, अभी इसे बोल रहे हैं। अभी आपको विजेंद्र जी, आपकी खुद की जानकारी खानू खान बुधवाली जी से अपडेट हुई। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड के न्यायालय की अपील जाकर हाईकोर्ट में होती है। चलिए सर, मान लिया, चलिए मेरे मिलने वालों के मामले मैं चाहता हूं पेश कर सकता हूं, मैं यहाँ पे पेश कर सकता हूं मामलों को। देखिए दूसरी बात कह रहे हैं कि मंत्री कह रहे हैं महिला मेंबर नहीं होती, महिला ऑलरेडी मेंबर होती है। कांग्रेस की आपत्ति इनके झूठ बोलने से, कांग्रेस की आपत्ति देश को गुमराह करने से, कांग्रेस की आपत्ति देश का संवैधानिक ढांचा तोड़ने मरोड़ने से। अगर ये लोग इनका उद्देश्य पवित्र होता, इनसे पूछे कि मंत्री कह रहे भाई हमें मुसलमानों की चिंता है, तो आपने मुसलमानों को कितने विधायक की टिकट दे दी, आपने मुसलमानों को कितने सांसद की टिकट दे दी। आपको वक्फ बोर्ड से मतलब नहीं है। आप राज्यों में जब चुनाव आने वाले हैं, आप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हिंदू को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं आप, और ये आपके छल की राजनीति देश का हिंदू समाज जो है और आपको लोकसभा चुनाव में भी जवाब दिया, और आप मुसलमान आपको जवाब दिया, और आने वाले समय में आपको जवाब मिलेगा। आपका बोला दर्शाता है इस बात का कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चाई सामने नहीं आना चाहते। आप लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अधिकारी होते हैं, सरकार के होते हैं, वक्फ बोर्ड के नीचे होते हैं, इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब परुष भारद्वाज जी, अब रुक जाइए सर। एसएस अली साहब, इसमें वो बताइए जो आपत्तिजनक और जिसका विरोध होना चाहिए इस बिल के अंदर, ऐसा क्या है? एसएस अली साहब, देखिए इस बिल के अंदर जो आपत्तिजनक है वो ये है कि सरकार अपने मेंबर्स डाल के वक्फ बोर्ड को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, और वो किस तरह करना चाहती है अभी, मतलब सर मतलब सरकार के नॉमिनेट किए हुए लोग हों वहां पर। अभी पब्लिक में लोग आते हैं, कौन होंगे? मुतवल्ली 2 होते थे पहले, अब उन्होंने कहा कि 1 मुतवल्ली होगा। पहले 2 वुमेन होती थी, अभी भी 2 वुमेन हैं। आपने कहा कि साहब नहीं होती, अभी हैं। सरकार ने कहा 3 होनी चाहिए, और 3 कहां से आएंगी? उनको सरकार नॉमिनेट करेगी। एक आरएस अफसर होगा। कुल मिला के 11 में से सरकार चाहती है। अफसर किसका? सरकार का होता है, देश का होता है? सर अफसर सरकार देश का होता है, फिर देश का होता है, लेकिन हमारा कहना यह है कि जो भी वहां पर पहुंचे वो पब्लिक से नहीं कह रहा हूं सर, अच्छे से समझेगा ना सर। हाँ सुनिए, मैं समझा रहा हूं ना आपको। काम तो सारा ब्यूरोक्रेसी करती है वैसे भी। वो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति आई कहां से? आपको पहले ही समझना पड़ेगा। देवस्थान विभाग की और उसकी एक कैसी वर्किंग है, मैं आपसे यही बात कर रहा हूं विजेंद्र जी। देवस्थान विभाग के अंदर अगर कोई 2 मुस्लिम मेंबर आएंगे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? मैं स्वीकार करूंगा, इस बात का जवाब दीजिए। जो मामला में मंत्री जाकर कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। सुनिए तो सही। अरे सर सुनिए तो सही भाई, बाकी न्यूज आप डिबेट करने की प्रतापराव जी अपने टर्न दीजिए, 2 मिनट दीजिए, ये क्या तरीका डिबेट करने की? 1 मिनट प्रतापराव जी। परुष भारद्वाज जी, मैं कह रहा हूं ब्यूरोक्रेसी में भी आपको हिंदू मुसलमान दिखाई देते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो आपने ये कैसे कहा कि भाई अगर वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदुओं को या दूसरे धर्म को विजेंद्र जी, आप ब्यूरोक्रेसी को भी हिंदू मुसलमान में जोड़ रहे हैं? आपके शब्द में मुंह में भाई आप कह रहे हैं। नहीं, मैंने ये बात बोली नहीं। मैं तो ये बात बोल रहा हूँ कि इसके अंदर इसमें 2 सदस्यों का प्रावधान है, इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है। अफसर तो हिंदू है ही ना,
अभी भी है, राजस्थान ठीक है, अब ठीक है, रुक जाइए। न्यायपालिका वहां पे जज नियुक्त करती है। आप देश की न्यायपालिका में बात डिबेट कीजिए, भाई सच्चर कमेटी, एक मिनट सर, रुकिए ना प्लीज सर। अरे सर दोनों में नहीं सुन पा रहे हैं। परुष भारद्वाज जी बस हुआ सर, बस हुआ भाई। एसएस अली साहब, मैं ये कह रहा हूं कि भाई संचाल अच्छे से हो, वक्फ बोर्ड अच्छे से काम करे, वक्फ बोर्ड के साथ जो मुस्लिम भाई बहन जुड़े हैं उनको उसका फायदा हो। अगर इसके लिए कुछ एक अच्छा हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? ये सब अच्छा क्या हो, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सरकार जब्त कर जाएगी? ये सब अच्छा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा करने के लिए जो आप बिल पास कर रहे हैं वो अच्छा होता हुआ दिखना भी चाहिए। आप कह रहे हैं कि क्या सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं है? रिकमेंडेशन फर्जीवाड़ा हुआ है? नहीं, सच्चर कमेटी ने नहीं है, जमीनों का सही तरीके से वैल्यूएशन नहीं, क्या रिकमेंडेशन नहीं है? सही तरीके से आप कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी तो सुनिए। बोलिए सर, बोलिए सर। सच्चर कमेटी ने ये थोड़ी कहा कि आप ये बात कहिए कि 24 से पहले की जो 65 से पहले की जो प्रॉपर्टी की गजट नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में भी आप बताने जाओगे कि ये कहां से आई। तो आपको पहली बात ये समझनी होगी कि वक्फ बोर्ड के पास में प्रॉपर्टियां आई कहां से। वक्फ बोर्ड क्या आपकी उठा के ले गया, किसी कहीं से कोई उठा के ले गया? वक्फ बोर्ड की हैसियत क्या है? वक्फ बोर्ड सिंपल केयर टेकर है। वक्फ बोर्ड ना कोई प्रॉपर्टी किसी को दे सकता है ना किसी से वो ले सकता है। 1955 के अंदर जब देश पार्टीशन हुआ तो 1955 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक IAS अफसर को सर्वे कमिश्नर बना के हर स्टेट के अंदर भेजा। सर्वे कमिश्नर ने 10 साल तक उस स्टेट के अंदर ढांडी ढांडी गांव कस्बा जाके वहां पर अपना सर्वे किया, और जो प्रॉपर्टीज वक्फ पाई गई उनके लिए उस पे उस जमाने के अंदर भी ऑब्जेक्शंस क्रिएट किए गए कि साहब ये प्रॉपर्टी उसने गलत दिखा दी वक्फ के अंदर, तो उनके ऑब्जेक्शन सुने गए, ऑब्जेक्शन डिसाइड किए गए। जब तमाम तरह के ऑब्जेक्शन आने बंद हो गए तो सरकार ने उस सर्वे रिपोर्ट के आधार के ऊपर 1965 के अंदर गजट नोटिफिकेशन किया। आफ्टर दैट वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, और गठन करने के बाद में वक्फ बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन से ही कहा गया कि आज के बाद ये प्रॉपर्टीज वक्फ हैं और इनकी आप केयर टेकिंग करेंगे। तो ये बात कह देना कि वक्फ बोर्ड कहीं से प्रॉपर्टी ले आया। नहीं, वक्फ बोर्ड मतलब सर जमीन किसकी थी? वो सर किसकी जमीन? सरकार ने पाई कि जमीन वक्फ की है। अरे वक्फ का मतलब तो बताइए ना सर, किसकी जमीन? वक्फ का मतलब अल्लाह की जमीन है वो। वक्फ का मतलब अल्लाह को बोर्ड को अधिकार दिए गए, बोर्ड को डेडिकेटेड जमीन है। अधिकार जो दिए गए वो कैसे दिए गए? जगह अगर कुछ हुआ है तो क्या उसका वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए? जब नरसिम्हा राव ने आपको अता पावर दी, आपने वेलकम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अता पावर दी, आपने वेलकम किया। दिल्ली ने आपको जमीन दी, आपने वेलकम किया। लेकिन अगर उसका असेसमेंट होने के लिए और उसकी एक बैलेंस शीट अच्छे से बने, उसके लिए अगर एक ब्यूरोक्रेसी से किसी को इंजेक्ट किया जा रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ हाथों से निकल जाएगा और सही सही चीजें सामने आएंगी, तो फिर आप विरोध करें। क्या आप उस प्रॉपर्टी को जानना चाहते हैं? क्या वक्फ बोर्ड जो 1955 के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार की संपत्ति सरकार की संपत्ति नहीं है। आप मुझे जवाब दीजिए, देवस्थान विभाग की संपत्ति भारद्वाज जी फैक्ट तो सामने आने दीजिए। मुसलमानों को मैं बोलूं देवस्थान विभाग की संपत्ति सरकार की संपत्ति नहीं है क्या? जैसे देवस्थान विभाग की संपत्ति सरकार की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी सरकार की संपत्ति है। कैसा भ्रम फैला रहे हो आप लोग? आप लोग राजनीति करने के नाम पे क्या कर लीजिए सर, इसलिए विरोध कर रहे हो। वकील साहब से ज्यादा पता है तो फिर मैं उनको हटा देता हूं, आपसे ही पूछ लेता हूं। भाई कम से कम उनको तो सुन लीजिए ना। ये नहीं पता कोर्ट में अपील हो सकती है, नहीं हो सकती। परुष भारद्वाज नहीं चाहिए क्योंकि मुसलमान आप हिंदुओं को नॉलेज और देश नहीं चाहिए। आप देश को गुमराह करके आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। गुमराह करना राम मंदिर में किसकी बात कर रहे हैं? आप राम मंदिर में किसकी बात कर रहे हैं? केवल हर बात पे जवाब गणेश जी मंदिर में किसकी बात कर रहे हैं? आप शिव जी मंदिर में किसकी बात कर रहे हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज है वही लोग तो सुनाएंगे कि किसी भी तरह से मुसलमान वोटों के लिए। अरे भाई देश क्लास का बच्चा परुष भारद्वाज जी भाई 10 में से 10 नंबर दे दिया आप दोनों को, क्योंकि आपको वहां जाकर असेसमेंट होगा किसने ज्यादा चिल्लाया। 10 में से 10 नंबर दोनों को, अब दूसरों को सुन लेते। ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है सर, सुनिए सर, जी सर बताइए। मेरा सवाल यह कि जब 1955-56 के अंदर एक ब्यूरोक्रेट आपके लिए काम करता है जो असेसमेंट करता है तो सही है, और आज एक ब्यूरोक्रेट इंजेक्ट हो जाएगा तो वो गलत हो गया। नहीं, वो हम उसको गलत इसलिए कह रहे हैं कि आप 80 साल पहले जो फॉर्मेशन हो चुका है किसी भी चीज का, अब आप कह रहे हो कि ये बताओ कि ये कहां से आई आपके पास में। अरे ये तो आपने जो दिए हमें, हम कहां से लेके आए? अरे सर ये सवाल ही नहीं है कि भाई कहां से आई, तो फिर सवाल ये है कि जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये है कि जो है उसका संचालन बेहतर तरीके से कोई एतराज नहीं कैसे हो? इसमें कोई एतराज नहीं सर, नहीं वो ये कह रहे हैं सेक्शन जो अमेंडमेंट किया है। अब रुक जाइए डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी, सर जरा बताइए सर, जो ये बिल आ रहा है
हाँ। क्या ये बिल किसी भी सूरत में, घनश्याम जी, क्या किसी भी सूरत में बिल ये कह रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कोई जब्त कर लेगा? यही कह रहा है ना नहीं, कि उसका जो संपत्ति है, उसकी मंशा यही है, उसकी मंशा यही है। एक मिनट सर, मंशा पहले देख लेते हैं। तो दिख रही है ना आया नहीं सर, मंशा दिख रही है। एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, बिल आप जो अमेंडमेंट कर रहे हो मंशा दिख रही है ना जी। प्लीज सर, विजेंद्र जी जी इसमें यही ना सर कि जमीन का अच्छे से संचालन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अकलियत के लिए उसका अच्छे से इस्तेमाल हो, यही बिल है, इससे अलग कुछ है? एक्चुअली ये सब विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बीजेपी सरकार कर रही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। समस्या यहां है क्योंकि वक्फ बोर्ड को अगर समझें हम लोग तो पीछे जाएंगे। वक्फ का मतलब क्या होता है, पहले तो इनको यह समझना चाहिए। वक्फ शब्द अरबिक शब्द है जो दान के रूप में प्रयोग किया जाता है, और दान जो होता है ना, उन्होंने ये स्पेशली जो वक्फ के नाम पे दान देता है वो कहता है कि मेरी जमीन का उपयोग या तो शिक्षा के लिए हो, या स्वास्थ्य के लिए हो, या और किसी भी तरीके से उस समुदाय की प्रगति के लिए हो जो सामाजिक समानता को लेके आए। उस पे अब यहां आज हम इस स्थिति को देखते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है और हर जगह परिवर्तन होता है। हम अगर हिंदू समुदाय के कुछ मंदिरों की स्थिति देखते हैं तो वहां भी परिवर्तन होता है, वहां भी सरकार जो है अपना हस्तक्षेप बड़े बड़े बताइए कि क्यों जरूरत पड़ी और इससे क्या बदलाव की बात की। यहां विशेष रूप से देखा जा रहा था कि पिछले कुछ ऑडिट्स में विशेष व्यवस्थाओं को देखें तो वहां ऑडिट्स में सरकार को वो स्पष्ट आंकड़े नहीं मिल पा रहे थे और उसका सदुपयोग नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि प्रोग्रेस के लिए अगर कोई जमीन दान में दी जा रही है और उतनी जमीन है कि आज अगर रेलवे और जो हमारे यहाँ रक्षा विभाग की जमीन के बाद में तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जमीन आती है, उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, उसका उपयोग उस समुदाय के लिए कितना हो पा रहा है, तो वो मेरे ख्याल से 2% से भी कम आज, और उसका उपयोग जो है वो व्यक्तिगत कार्य में लिया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आज अगर जो लोगों की जमीन है, उसी समुदाय के लोगों की जमीन है जो कहीं किसी भी तरीके से गलत तरीके से हत्या ली गई थी, वो बेचारे ट्रिब्यूनल में घूमते रहते हैं। 12-13 हजार जो केस है वो अभी भी पेंडिंग हैं, बेचारे वो घिसते रहते हैं जो अशिक्षा में हैं, जिनको जानकारी नहीं है, और वो वक्फ बोर्ड जाकर के उसको कह देता है कि जाकर के हमारे पास इसका इलाज नहीं है, तो वो किसके पास जाएं? तो उनको उन्होंने इस चीज के लिए कि भाई इसका इलाज कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए, क्योंकि हम सरकार के हिस्से हैं, सब कुछ भारत के हिस्से हैं और भारत में अपनी भी कुछ राइट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई तो न्याय देने वाला हो। तो सरकार ने उनकी ही इस आग्रह पर इस तरह के अमेंडमेंट लाने का प्रयास किया है कि उनको भी कोई न्याय दे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिले तो क्या पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे? बिल्कुल नहीं जा सकते थे, बिल्कुल गलत। लेकिन आज अगर जाते थे तो आज भी उनके पास 133 जो अभी भी केसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर वो किसी भी तरह से कोई भी जज ने अभी अपने कोई कमेंट नहीं दिए। देश में लाखों केस पेंडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें वो जितने केसेस गए एज इट इज वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। ये भी गलत है सरकार, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई आवाज नहीं आती है, सुप्रीम कोर्ट की वक्फ बोर्ड उनको कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। अली साहब जरा बताइए, भाई आपकी बात को मैं बड़ा करता हूं, अब जरा बताइए कितने ऐसे केसेस हैं जो ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट पहुंचे? कितने केस हैं? 90% केसेस ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट पहुंचते हैं। आप हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में सुबह एक कोर्ट नंबर दिया हुआ है, मैं आपको कोर्ट अभी जाते वक्त बता जाऊंगा, आप उसको डालिए और आपको देखेंगे साल में कितने मुकदमे पहुंचे। आजकल नेट का जमाना है, कोई झूठ नहीं चलती है किसी की भी, और कोई जोर से बोलने से कुछ नहीं होता है। आप सुप्रीम कोर्ट पे लिखिए वक्फ एक्ट और देखिए साल भर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने वक्फ के मैटर पहुंचे। तो ये बात कहना, आज तक निर्णय कितने लोगों का हुआ है? निर्णय तो हमारे देश की जुडिशरी का सिस्टम है, करोड़ों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, तो करोड़ों मुकदमों से एक भी वक्फ बोर्ड का आप निर्णय मुझे बता दीजिए। हजारों मुकदमे, एक नहीं हजारों मुकदमे। एक भी निर्णय बता दीजिए। मेरे साथ पीछे, मैं आपको यही खोल के दिखाऊंगा। अली साहब जी सर, भाई मुझे बताइए आपको कैसे पता चली कि मंशा गलत है? सर मंशा इसलिए मंशा गलत चली, आपने जहां तक कहा कि इसकी तब्दीली होनी चाहिए, इसका भला होना चाहिए, वहां तक हम कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आपने सेक्शन के अंदर जो अमेंडमेंट किया और उसमें यह कहा कि 24 से पहले से लेकर अब तक की जो प्रॉपर्टीज गजट नोटिफाई हो चुकी हैं उनके बारे में दोबारा से वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो मेरे बाप दादा की दी हुई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मैंने खुद ने एक प्लॉट खरीदा और मैंने आज वक्फ कर दिया, आज आप मेरी 5वीं जनरेशन की बाद में जाके पूछेंगे कि साहब ये वक्फ कहां से आई, तो जब मैंने मैं सर सुन लीजिए, आप वक्फ बोर्ड में जाइए, आप जिस प्रॉपर्टी राव जी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा गांव अचानक से वक्फ हो गया, सर उनके भी तो बाप दादा वहां रह रहे हैं। अब आप सुनिए ना इसकी पूरी बात। आपने एक सवाल कहा पूरा गांव वक्फ हो गया, आप जो लोग ये कह रहे हैं कि पूरा गांव वक्फ हो गया, उनसे पूछिए कि उनके पास में टाइटल के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अरे सर उनके भी तो बाप दादा रह रहे थे ना। सर नहीं होंगे, आज भी इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास में एक गज जमीन नहीं है, उनके पास में नहीं होंगे, जो चेंज किया गया नहीं होंगे। उसमें सवाल इस बात का है, सेक्शन 85 कहता है
कि वक्फ के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं दायर की जा सकती। ये 85 सेक्शन के तहत, भाई, इसलिए और इसी को रिपील किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, आप डिबेट को टीम से कहिए भारद्वाज जी प्लीज, जनता पार्टी यही तो अभी इन्होंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। आने वाले विधानसभा के भैया आप दोनों आओगे डिबेट करने के लिए, एक के ऊपर डिबेट नहीं, वकीलों को बुलाइए। इनको दिख रहा है सरकार पैसा लेके खड़ी है, आपको कानून की बात तो करनी है, इनको दिख रहा है इसलिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनको मंत्री संसद आप इशू पे बात करिए, आप इशू पे बात करिए। मंत्री पार्टी गुमराह कर रहे हैं, जोर से बोल के मानो को देना चाहते हैं, संसद ने आपने इस बात का जवाब दो। गूगल का जमाना मालूम करे कि हाईकोर्ट में अपील होती है नहीं होती, अभी कभी जो प्रताप जी एक मिनट, वकील है खुद अली साहब। मेरे ऑफिस में है 3 जगह, आप सेवा सुनो कोई नहीं है भैया, आप अली साहब नहीं होता। जनता पार्टी का झूठ परुष भारद्वाज जी, अरे भाई किसी तक तो सही पहुंचने दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। अली साहब ये बताइए, आपके पास जो केस हैं वो 13 के बाद के हैं, 13 के पहले के हैं? सर 13 के पहले के भी हैं, 13 के बाद के भी हैं, 20 के बाद के भी हैं। सर उतना ही सवाल का जवाब। 13 के बाद के प्रोग्राम खत्म हो रहा है। 13 के पहले के भी हैं। क्या 2013 में डॉक्टर मनमोहन सरकार ने क्या अमेंडमेंट करके 85 के अंदर जो बदलाव किए गए, क्या वो ये थे कि आप 85 का बदलाव, 85 का बदलाव क्या है? अरे अब आप सुन तो रहिए साहब, सेक्शन 85 की बात कर रहे हैं आप। 85 का सेक्शन ये है कि जब आपने वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया, स्पेसिफिक आपने देवस्थान की कोर्ट बना दी, स्पेसिफिक आपने लेबर कोर्ट बना दी, स्पेसिफिक आपने वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया, तो फिर मुकदमे सिविल कोर्ट में क्यों जाएंगे? अब आप चुप रहिए, सही जानकारी, आप चुप रहिए, आपको नॉलेज तो है नहीं, सही जानकारी दे रहे तो आपको नॉलेज तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते भाई, हाईकोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते? जा सकते हैं, नहीं जा सकते, जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते। सही जानकारी नहीं जाने देंगे, ये सही जानकारी जाने नहीं देंगे। आपको नॉलेज ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है, आप सही जानकारी जाने दीजिए, बाद में जवाब बोलिएगा। आप कल दोबारा डिबेट यहीं रखिए और कल बताइए स्टेज के ऊपर ये कौन झूठ बोल रहा है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नहीं जा सकता? घनश्याम जी, अभी तक किसी भी तरह के कोई भी केस में इस तरह की कोई उपलब्धि हमें नहीं मिली है और नहीं किसी तरह का कोई निर्णय मिला है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जब तक सपोर्ट नहीं करता है, ट्रिब्यूनल जब तक सपोर्ट नहीं करता है, तब तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी किसी तरह की केस की सुनवाई नहीं होती है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं सर, जयपुर के एमआई रोड के ऊपर नवाब कल्लन खान की प्रॉपर्टी है, नवाब कल्लन खान की प्रॉपर्टी आज से 25 साल पहले मुसलमानों ने मिला है। सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये वो मंथन है जिसके बाद एक अमृत निकलेगा, अमृत अकलियत के लिए निकलेगा, लेकिन वक्त का वक्त ओवर नहीं हुआ है, वक्त वो रहेगा, लेकिन बेहतर तरीके से काम करे, इसके लिए कमिटमेंट लाया गया है जो जेपीसी को दे दिया गया है। हम उम्मीद करेंगे जेपीसी से जब वापस आएगा तो और ज्यादा बेहतर स्वरूप के अंदर आएगा, ताकि वक्फ बोर्ड और बेहतर तरीके से काम कर सके, क्योंकि जो ये मंथन हो रहा है, इस मंथन से अमृत निकलेगा जो अकलियत के लिए निकलेगा, और उसके लिए जेपीसी को जो भेजा गया मानकर चल रहे हैं, वहां और बेहतर तरीके से मंथन होगा। लेकिन जो ये आप पार्टियों को सुनते हैं ना, इन पार्टियों से इतर पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो सही तस्वीर सामने आएगी, वरना पार्टियां बरगलाती रहेंगी। नमस्कार।